बज़ी स्टॉक्स ऐसे शेयर जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रशांत जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप लोग कि खरीदें, बेचें, बने रहें या फिर एवरेज वहां पर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इन तमाम पहलुओं का निर्णय लेंगे आप, लेकिन पहले विश्लेषण सुन लीजिए। एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेकर के आइए नाल्को। नाल्को में आज काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, चीन ने एक्सपोर्ट टैक्स के ऊपर जो छूट वो दे रहे थे उसको कर दिया है समाप्त। 1 दिसंबर से ही आपको बता दें कि अगले महीने से ये छूट जो है वो लागू नहीं होगी। दरअसल एल्युमिनियम कॉपर के एक्सपोर्ट पर अब तक 13% की टैक्स छूट मिलती थी, जो कि अब बंद हो गई है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उछाल देखने को मिला है एलएमई के अंदर, और उसका फ़ायदा सीधा सीधा आज एल्युमिनियम से जुड़ी हुई कंपनियों को देखने को मिला। इसमें नाल्को शामिल है 11% ऊपर, हिंडाल्को में 4% से ज़्यादा का उछाल, वेदांता 4% से ज़्यादा उछले। सर, इस खबर को कैसे देख रहे हैं आप? और नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता में से आपको चुनना होगा तो आप किसे चुनेंगे? टाइमिंग तो मैं फ्रेश पोजीशन तीनों में नहीं बोलूंगा, बट जिस तरीके से मोमेंटम आया हुआ है 7% टू 11%, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अपसाइड बहुत लिमिटेड है। नाल्को में मुझे लगता है 250 260 तक भी मुझे बेस्ट केस सिनेरियो लग रहा है अपसाइड। और वेदांता में मुझे लग रहा है कि बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ से फिर से 460 470 तक मुझे बेस्ट केस सिनेरियो लग रहा है वेदांता में। और हिंडाल्को में मुझे लग रहा है कि टाइम बिंग अगेन अपसाइड इज वेरी लिमिटेड टू 700। तो तीनों में मुझे लगता है अपसाइड लिमिटेड है, बट जो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए वो नाल्को में करना चाहिए। वेदांता और हिंडाल्को में मुझे लगता है कि यहाँ पे भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं और थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं। होल्ड भी कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। नाल्को में जो है प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है। चलिए, तो अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और वो है शोभा डेवलपर, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी। और यहाँ पर कंपनी के आए हैं नतीजे। दूसरी तिमाही मुनाफा कंपनी का 74.5% बढ़ करके पहुंच गया है 26 करोड़ रुपए सीधे सीधे। वहीं कंपनी की आय की बात करें तो इसमें करीब करीब 26 करोड़ का 26% का, माफ़ कीजिएगा, इजाफा देखने को मिला है, और ये 933.5 करोड़ रुपए रही है। कंपनी की अगर इबिट्टा की बात करें तो ये इसमें 2.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली, और ये बढ़ करके 77 करोड़ रुपए पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी के शेयर में आज जब हमने खबर बनाई थी तो करीब आधे % के आसपास की बढ़त थी। अभी भी करीब 0.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सर, 1540 1545 के आसपास शोभा डेवलपर्स कैसा लग रहा है आपको? जिस तरीके से रिजल्ट है उस तरीके से प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा है। दैट मींस कि थोड़ा सा अभी भी स्टॉक में हो या सेक्टर में थोड़ा प्रेशर लग रहा है। अपसाइड इज वेरी लिमिटेड, 1600 1620 तक बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लग रहा है। बट टाइम बिंग जब तक आरबीआई का रेट कट आता नहीं है, पूरा सेक्टर को बूस्टअप मिलता नहीं है, ये स्टॉक में हो या कोई भी और रियल एस्टेट में कोई बूस्टअप मूवमेंटम आने वाला है नहीं है। तो टाइम बिंग फ्रेश पोजीशन नॉट एडवाइजेबल। किसी ने अगर ऑलरेडी ले चुका है तो मुझे लगता है कि 1600 1620 तक अगर आ गया पोस्ट रिजल्ट आज या कल में या परसों में, तो मुझे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक सर। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं जिस पर कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हम चर्चा कर भी चुके हैं। सुज़लॉन को लेकर के आते हैं। सुज़लॉन सर, यहाँ पर लगातार दूसरे दिन जो है वो रिकवरी देखने को मिल रही है, और 12 नवंबर से शेयर जो है वो लगातार 60 रुपये के नीचे कामकाज करता हुआ 5 कारोबारी सत्र के अंदर जो है हमने देखा कि एक अच्छी खासी गिरावट, करीब 20-22% की गिरावट के बाद, बल्कि 28-29% की गिरावट के बाद शेयर में अच्छे वॉल्यूम के साथ गुरुवार को अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था, और आज इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करता हुआ शेयर हालांकि अपने 50, 100, 150 डे के मूविंग एवरेज से अब नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी शेयर जो है वो अपने 200 डीएमए के ऊपर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सर, क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी सुज़लॉन को लेकर के? चूँकि ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करते हैं, तो इसलिए अगर आप अपनी टिप्पणी को अलग से दोहरा देंगे फिर से एक बार सुज़लॉन को लेकर के, तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखो, सुजलॉन जो सेक्टर है वहां पे थोड़ा सा प्रेशर आ चुका था। जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने जो अनाउंसमेंट किया था रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो वहां पे इमीडिएटली सब जो रिन्यूएबल स्टॉक्स पे वहां पे प्रेशर आ चुका था। बट मुझे लगता है कि 70-75 के आसपास जो स्टॉक चल रहा था वहां पे वैल्यूएशन थोड़ा सा पीक आउट हो चुका था। और जो रीजन ट्रम्प साहब ने जो विक्ट्री स्पीच में दिया था वहां पे थोड़ा सा वो डिस्काउंट होना चालू हो चुका है। तो 50-55 के आसपास ये कंफर्टेबल लेवल पे आ चुका है। सुजलॉन मुझे लगता है कि फ्रेश इन्वेस्टर्स यहाँ पे अकोमोडेट करना चाहिए। मेरे लिए शॉर्ट टर्म टारगेट 75-80 के आसपास है, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विच इज 6 मंथ्स टू 1 ईयर, तो मुझे लगता है कि 100-120 के आसपास मुझे टारगेट लग रहा है। ओवरऑल एज ए बैलेंस शीट में देखता हूँ बहुत क्लीन अप हो चुका है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है, हाई लेवरेज कंपनी है। जिस तरीके से ऑर्डर बुक्स है, मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन इज द ओनली पॉइंट वेयर सुजलॉन इज वेटिंग फॉर। और ये जो रिसेंट करेक्शन है एक रीजन है, एक अपॉर्चुनिटी है फॉर न्यू इन्वेस्टर्स टू बाय एंड देन एंजॉय द नेक्स्ट रैली। तो मुझे लगता है ओवरऑल पोजीशन
hold, accumulate at these levels. चलिए, तो ये रहा है फिलहाल के लिए सुजलॉन एनर्जी को लेकर के निकल करके आती हुई। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं रिलायंस पावर, एक और पावर क्षेत्र से जुड़ी कंपनी। यहाँ आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के जाली बैंक गारंटी का मामला अब गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलायंस पावर के लिए कंपनी पर जाली बैंक गारंटी देने का आरोप तय किया गया है। एक बार फिर से जो है सवालों के घेरे में रिलायंस पावर। एससीसीआई ने कंपनी पर कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। आपको बता दें क्रिमिनल एक्शन के लिए क्यों नहीं उस पर की तरफ से कहा गया क्यों ना आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लिया जाए, इसका कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है रिलायंस पावर को लेकर के। आपको बता दें कंपनी के शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। सर, सर्किट लगाते हुए बहुत तेज़ी के साथ ये शेयर ऊपर गया था और उसी रफ्तार से अब नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले अगर हम बात करें एक महीने की तो 19% से ज़्यादा का करेक्शन आ चुका है। रिलायंस पावर पे क्या करना चाहिए सर? अभी जो लोग जब सर्किट लाते हुए ऊपर अगर ले लिया है तो क्या वेट करें या फिर जितना नुकसान हो रहा है चुपचाप बुक करके किनारे हो जाएं? जी सर, जो जो ट्रेडर्स ये स्टॉक में जो इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉप लॉस करते नहीं है। उनको लगता है कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बन के ही निकलेगा। बट आई एम वेरी मच नेगेटिव इन दिस स्टॉक। जिस तरीके से रिसेंट रैली हुआ था, ये 35 36 तक जा चुका था। वो टाइम पे भी मैं बहुत मेरे क्लाइंट्स को बोल रहा था कि ये स्टॉक में निकल जाओ, बहुत सारे नेगेटिविटीज हैं। अभी भी उसकी बैलेंस शीट हो या उसके जो बिजनेस मॉडल है ठीक नहीं है, बट लोगों ने उसको अग्रेसिव बाइंग किया था। बट टाइम भी जो क्वेश्चन है मेरे लिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे अवॉइड ही करना चाहिए स्टॉप लॉस करके, या जो भी उसको एग्जिट करना चाहिए। आपको कंफर्टेबल लेवल पे एनटीपीसी मिल रहा है, आपको कंफर्टेबल लेवल पे टाटा पावर मिल रहा है, या इवन अदानी पावर तक भी आप जा सकते हो। थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन कंपनी है, बट रिलायंस पावर इज ए हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी। जितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो 50% टू 100%, उतना नेगेटिव भी एक्सपेक्टेशन हो सकता है। मुझे लगता है स्टॉक फिर से ये कहीं सिंगल डिजिट ना जा सके अगले 6 महीने के आसपास। मुझे लगता है वेरी हाई रिस्क काउंटर है। इन्वेस्टर्स अगर उतना रिस्क लेने लायक है तो ही इसमें बने रहे, वरना तो एग्जिट करके यू कैन लुक फॉर एनी अदर अपॉर्चुनिटीज इन द सेम सेक्टर। ठीक सर, चलिए, तो ये एक बातचीत हो गई। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबर है। और यहाँ पर खबर निकल कर के आई है आईजीएल को लेकर के, जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे हमारे खास मेहमान प्रशांत जी। आपको बता दें गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के गैस आवंटन में अब 20% की कमी जो है एक बार फिर से की गई है। एक बार फिर से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अक्टूबर महीने में भी गैस आवंटन में ये की कमी जो है वो की गई थी। करीब 20% के आसपास की कमी जो है वो की जा रही है। अक्टूबर महीने में भी गैस आवंटन में कमी की गई थी। आपको बता दें कि इसको लेकर के जेफरीज और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है। उनका कहना यह है कि आवंटन में कमी से गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिलेगा और जल्द ही जो है वो सीएनजी की कीमतें बढ़ाना उनकी मजबूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें इस पूरी जो खबर है उससे आईजीएल को 18%, एमजीएल में 13% और अदानी टोटल में करीब 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार, माफ़ कीजिएगा, इजाफा कह रहे हैं, गिरावट देखने को मिल रहा है। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर आईजीएल और एमजीएल पे? क्योंकि आज कुछ एक सवाल हमारे पास आए थे जो कह रहे थे इतना टूट गया है आईजीएल का शेयर, क्या आप इसमें पैसे लगा सकते हैं क्या? तो क्या जब गिरती हुई जो शेयर होता है उसमें जानबूझ करके फ्रेश एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए या आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? और जिनके पास रहा हो पहले से, उनको पता ना हो, आज एक दिन में 19-20% का करेक्शन बड़ा मायने रखता है उनके लिए, उन दोनों लोगों के लिए आपकी टिप्पणी? तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो नया अलोकेशन दिया हुआ है एडिशनल गैस के लिए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बट इट्स ए गवर्नमेंट रूल। कोई भी ये जो गिरावट है ये फंडामेंटल कंपनी के कोई नेगेटिव रिजल्ट्स के ऊपर हो या कोई ऐसा एक्शन पे गिरा नहीं है, पूरे सेक्टर पे। मतलब देखो आप आईजीएल, जीजीएल या एमजीएल, तीनों स्टॉक्स पे इफेक्ट गिरा हुआ है। मुझे लगता है कि 20-30% जो स्टॉक गिरता है तो वहां पे वी शुड अंडरस्टैंड की रीजन क्या है, और वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि वो जो नया रूल आया हुआ है उस पे इसका प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना असर पड़ेगा। आज का जो 15 से 20% जो स्टॉक गिरे हैं, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 70-80% जो नेगेटिविटी है बिकॉज ऑफ द न्यू रेगुलेशन, ये डिस्काउंट हो चुका है। वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर ए राइट लेवल। मुझे लगता है आईजीएल अगर फिर से ये 300 या 280 के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है वो एक राइट लेवल रहेगा फिर से लेने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट रेगुलेशन जो आज दिए 6 महीने के बाद कुछ बेटर कर सकते हैं गवर्नमेंट उसके लिए। या आईजीएल और एमजीएल थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के, मतलब उन्होंने लगा कि अगर ये समराइज करना है उनको तो 10% के आसपास उनको सीएनजी के भाव बढ़ाने पड़ेंगे। तो इमीडिएटली 10% तो बढ़ाना मुश्किल लगेगा ये ऐसे मार्केट सिनेरियो में, बट मुझे लगता है 2 या 3 रुपए ऐसे करते करते ये लोग अपना कॉस्ट रिकवरी कर देंगे। बट यस, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, 3 to 6 months लगेगा। बट राइट लेवल टू बाय आईजीएल वुड बी एनीवेयर नियर टू 280 and 300 रुपीस। जी,
चलिए तो अब एक दो नतीजे और देख लेते हैं फटाफट। पहले नज़र डाल लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प पे। हीरो मोटोकॉर्प के नतीजों ने एक बार फिर से थोड़ा सा सेंटिमेंट सुधारने की कोशिश की है, खासतौर से जो सेंटिमेंट बिगड़ता हुआ दिखाई दिया था बजाज ऑटो के साथ। आय में करीब करीब 11% की, पौने 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली। 9,445 करोड़ रुपए से बढ़ करके कंपनी का मुनाफा, कंपनी की आय पहुंच गई है 10,463 पे। मुनाफा जो है 1,054 से बढ़ करके 1,204 करोड़ रुपए पहुंच गया है। उसमें 14.20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प के अगर हम एबिटा और बाकी मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा काफ़ी अच्छा जो है बढ़त देखने को मिली और बाज़ार को पसंद आए हैं ये नतीजे सर हीरो मोटोकॉर्प के। और उसके बाद से हमने देखा काफ़ी शानदार मूव हीरो मोटोकॉर्प में आज सुबह से ही बना हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? अभी भी 3% ऊपर, 4743, 4744 का लेवल। सर बजाज ऑटो ने रिजल्ट सीजन चालू किया था और स्टॉक का रिएक्शन 10% नीचे था वो दिन। और आज अगर देखोगे तो हिंदुस्तान है अपना अपना हीरो मोटर्स अपने ऑलमोस्ट सीजन के एंड में रिजल्ट दिया है और मुझे लगता है कि अच्छे बॉटम प्राइस में ये स्टॉक ने अच्छा रिजल्ट दिया। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से लिमिटेड डाउनसाइड से ट्रेडिंग करेगा और किसी को अगर फ्रेश लेवल मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है हीरो होंडा में यहाँ पे बेटिंग कर सकते हो। बट अगर साइमल्टेनियसली आप बजाज ऑटो को भी देख सकते हो बिकॉज बोथ आर इनटू सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री, सिमिलर सेल्स वॉल्यूम्स रहेंगे। आगे जाके जो उसके बजाज ऑटो की भी सेल्स रहेंगे मुझे लगता है कि सिमिलर मैचिंग विद हीरो मोटर्स। तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो और हीरो होंडा बोथ कैन बी बाइड ऑन दिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक सर, एक छोटा सा रिजल्ट और देख लेते हैं, फिर आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। और वो छोटा सा रिजल्ट है ग्रासिम को लेकर के, जरा बात कर लेते हैं। आज दबाव है यहाँ पर। कंपनी का मुनाफा जो है 9.9% घटा है, 795 से घट करके 721 करोड़ रुपए रहा है। आय में देखें तो बढ़ोतरी रही है, 18% बढ़ी है आय जो है, उससे बढ़ करके करीब 7,623 करोड़ रुपए कंपनी की आय रहती हुई दिखाई दी है 6,442 करोड़ के मुकाबले। शेयर पे देखें तो आज जो है मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिल रही थी ग्रासिम के शेयर में। हालांकि हरे निशान में ही था जब हमने खबर बनाई थी, अभी भी हरे निशान में है, लेकिन 0.25% की बढ़त है ग्रासिम के शेयर के अंदर। 2530 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या सजेशन रहेगा सर जिनके पास है पहले से और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं ग्रासिम को लेकर के? अब मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग ये लेवल पे करना चाहिए। जिस तरीके से रिजल्ट्स आया हुआ है मुझे लगता है कि ज्यादा खराब रिजल्ट्स है नहीं है और यहाँ से अच्छे मोमेंटम में पॉजिटिविटी आना चाहिए। अभी ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से लास्ट 45 डेज में जो एक दिग्गज कंपनी रिजल्ट्स दे रहे थे और उसके ऊपर ये जो प्रेशर गिर रहा था, अभी जो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड रिजल्ट्स है। जो भी खराब रिजल्ट्स है, जो भी खराब मार्जिन वाइज प्रेशर आ चुका है, फुल्ली प्राइस्ड इन है। तो मुझे लगता है कि फ्रेश इन्वेस्टर्स यहाँ पे लेना चाहिए और ऑलरेडी जो लिया हुआ है वहाँ पे एवरेज भी करना चाहिए। ठीक सर, चलिए तो ये बात थी उन शेयरों की जहां पर हैं खबरों के चलते देखने को मिल रहा था एक्शन। अब इसी के साथ करते हैं बजिंग स्टॉक्स को यहां पर समाप्त।